नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है लेवल 2 जो है एसएसटी जो है सामाजिक अध्ययन है उसकी शिक्षण विधियां देख रहे थे। 90 क्वेश्चन अपन ने देख लिए, अगले 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक डैश अध्ययन है। मतलब विभिन्न विषयों का योग यानी कि जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, ठीक है, भूगोल, इन सब का योग ना होकर एक क्या है, स्वतंत्र अध्ययन है। ध्यान रखना, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग ना होकर क्या है, एक स्वतंत्र अध्ययन है। फिर है, सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख केंद्र बिंदु है। सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है, किसको केंद्र में रखकर जो है सामाजिक अध्ययन किया जाता है? ऐतिहासिक संबंध, भौगोलिक संबंध, मानवीय संबंध या नागरिक संबंध। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जो आपका सामाजिक ज्ञान विषय उसका प्रमुख जो केंद्र बिंदु है वो है आपका मानवीय संबंध। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय संबंध। मानवों का ही अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक ज्ञान विषय से निम्नलिखित क्षेत्रों में भिन्न है। मतलब सामाजिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं एसएससी, ठीक है, एसएससी कहते थे पहले, इसको सामाजिक जो सोशल साइंस कहते थे। अब सामाजिक ज्ञान जिसको सोशल स्टडी एसएसटी कहते हैं, ये जो है एसएससी है वो एसएसटी से किस प्रकार से भिन्न है वो पूछा है अपने को। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, सामाजिक ज्ञान या सामाजिक अध्ययन जिसको सोशल स्टडी कहते हैं वो है निम्नलिखित क्षेत्रों में भिन्न है। तो सबसे पहला बौद्धिक स्तर में बिल्कुल, क्षेत्रीय विस्तार में बिल्कुल, सामाजिक उपयोगिता में बिल्कुल। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। कई बार सामाजिक विज्ञान के रूप में लागू किया जाता है सिलेबस, कई बार सामाजिक अध्ययन के रूप में किया जाता है। दोनों में जो है इतनी ज्यादा जो है असमानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ असमानताएं हैं, कुछ अलग है, अंतर है। उनके कारण कभी सामाजिक विज्ञान लागू किया जाता है सिलेबस में, कभी सामाजिक अध्ययन किया जाता है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, दोनों वैसे थोड़े से अलग अलग है। फिर अगला कि व्यक्ति को कुशल सामाजिक प्राणी, सुखी व समृद्धशाली बनाने के लिए कौन से विषय का शिक्षण करवाना चाहिए। तो ये तो कोई क्वेश्चन का सेंस ही नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक अध्ययन की ही शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको उल्टा करके देखें कि व्यक्ति को जो है सामाजिक प्राणी, सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए सामाजिक अध्ययन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी कोई सेंसलेस है कि आधुनिक युग की वैज्ञानिक खोजों तथा बदलते हुए समाज के स्वरूप को जिस विषय की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। देखो, आधुनिक युग की वैज्ञानिक खोजों तथा बदलते हुए समाज के स्वरूप को जिस विषय की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है वह है तो सामाजिक अध्ययन ही है वो भी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो जो है इतने खास नहीं थे। फिर है सामाजिक, एक मिनट, फिर है सामाजिक अध्ययन के संबंध में सामान्य अवधारणा क्या है। कुछ लोग इसे नीरस विषय मानते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग इसे विज्ञान नहीं मानते, बिल्कुल। और कुछ लोग इसे अनुपयोगी विषय मानते हैं, बिल्कुल। अब बात ये हो रही है सामान्य अवधारणा, तो सामान्य अवधारणा इसके प्रति नेगेटिव है। कुछ तो इसको नीरस यानी बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, कुछ इसको विज्ञान ही नहीं मानते और कुछ इसको अनुपयोगी विषय मानते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव अवधारणा है सामाजिक विज्ञान के रूप जो है विषय के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उपबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक देश के द्वारा जीवंत बना सकता है। मतलब जो नागरिक शास्त्र उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी विषय वस्तु क्या होती है, नीरस और क्या होती है, उबाऊ होती है, बोरिंग टाइप से होती है। उसकी प्रस्तुति को शिक्षक किसके द्वारा जो है जीवंत यानी कि बहुत अच्छी जो है बना सकते हैं। तो अब देखो, ऑप्शन आपको परफेक्ट ऑप्शन चुनना है। अमूर्त पक्षों को कम महत्व देकर तो ऐसा नहीं है। नीरस अवधारणाओं की विस्तृत तो स्पष्ट व्याख्या करके, तो नीरस को ज्यादा व्याख्या करोगे तो और नीरस हो जाएगी। कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं का आयोजन करवा के, बिल्कुल नहीं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके। जो भी चीज हम वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं ना किसी चीज को, तो फिर क्या होता है, स्टूडेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट जागृत होता है, जिज्ञासा जागृत होती है और वो क्या बोरिंग महसूस नहीं करता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या नहीं है। ठीक है, बात अपने को यह बतानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख जो समस्या है वो नहीं है। पाठ्यक्रम का लचीला न होना। तो पाठ्यक्रम का लचीला न होना जो है ये क्या सामाजिक जो है प्रमुख समस्या है, तो बिल्कुल है। ये समस्या है, लचीला नहीं है तो ये समस्या होगी। अपने को बोलना है कि समस्या नहीं है। अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, तो ये अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग करना ये कोई प्रकार की समस्या नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अपने को बोला कि कौन सी समस्या नहीं है, तो पहली तो समस्या है बिल्कुल है, लचीला न होना मतलब बहुत कठोर जो है आपका हो गया वो, ठीक है, तो ये तो समस्या है। लेकिन अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना समस्या नहीं है, ध्यान रखना।
ठीक है। फिर शिक्षक द्वारा अपने अनुभव का प्रयोग न करना, यह भी समस्या है, हमेशा अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम बड़ा और बोझिल होना, यह भी एक प्रकार की समस्या। तो जो ऑप्शन नंबर 2 क्या समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो 6 से लेकर 8 तक कक्षा होती है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। ठीक है, जो उच्च प्राथमिक कक्षा है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो एकदम जो है सामाजिक विज्ञान के बारे में सही वर्णन करता है। सबसे पहला, ये कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, फिर ये विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी नोट करने जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर सामाजिक विज्ञान जो विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, फिर जो है ये ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है, तो ये भी नहीं है। ये वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने हेतु उपयोगी नहीं है, तो ये भी नहीं है। रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, शिक्षण विधियां कुछ इसी प्रकार की होती है। ये पढ़ने में भी आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर पात्रता पार करनी है तो। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपके सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। कोई पूर्वाग्रह होता है कि ये बहुत नीरस सब्जेक्ट है, ये कोई अनुपयोगी सब्जेक्ट है, ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं ना सामाजिक विज्ञान के प्रति विद्यार्थी में। तो अपने को क्या करना है, आपके जो है सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया को चुनिए। पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, फिर सामाजिक यथार्थ के आयाम पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। बिल्कुल, सामाजिक यथार्थ यानी कि सामाजिक जो अध्ययन है उसका जो उपयोग है उसके ऊपर एक जो है परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। फिर उन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, किसी की आलोचना करना। आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि उसके विपक्ष में ही बोलना। आलोचनात्मकता का अर्थ होता है कि उसका पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों को जो है अच्छे से जानना, यानी कि उसके जो है गुण दोष दोनों को जो है बराबर जो है चर्चा करना, उस पर वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी अवधारणा के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार करना। देखो, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर किसी अवधारणा की लगातार आलोचना करना। सिर्फ आलोचना करना से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है कि नाम आलोचनात्मक है तो आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आलोचना नहीं कर रहे, उसके पक्ष विपक्ष, उसके गुण दोष, उसके जो लाभ हानि सबका जो बराबर अध्ययन करें, उसको कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी दोनों भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्मबद्ध निरीक्षण प्रवृत्ति। कौन सी कर्मबद्ध निरीक्षण प्रवृत्ति से किसका विश्लेषण किया जाता है। तो कर्मबद्ध जो आपकी निरीक्षण प्रवृत्ति है उससे किया जाता है शिक्षण व्यवहारों का। ध्यान रखना, विद्यार्थी व्यवहारों का नहीं किया जाता और निश्चित व्यवहारों को भी नहीं किया जाता और सभी व्यवहारों को भी नहीं किया जाता। शिक्षण व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि से, कर्मबद्ध निरीक्षण विधि से, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि निरीक्षण विधि में शिक्षण के किन चरों को लिया जाता है। निरीक्षण विधि में शिक्षण जो है के किन चरों को जो है लिया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखो, जो विद्यालय समस्त प्रक्रियाओं के अंगों, बिल्कुल नहीं। उत्तर इसका होगा 2, जो कक्षा कक्ष नियोजन के अंगों। ठीक है, ध्यान रखना, निरीक्षण विधि में शिक्षण के किन चरों को लिया जाता है, तो जो कक्षा कक्ष नियोजन के अंग होते हैं उनको लिया जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऑप्शन जो है सारे के सारे सही लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सभी अंग दिए हुए हैं, लेकिन जो कक्षा कक्ष नियोजन के अंग होते हैं ना, उन्हीं को निरीक्षण विधि में शामिल किया जाता है। फिर चिन्ह प्रणाली किसकी विधि है। चिन्ह प्रणाली जो है वो किसकी विधि है, ये बताना है। व्याख्यान की, सह संबंध की, जो है पर्यटन की या निरीक्षण की। तो ध्यान रखना, चिन्ह प्रणाली जो है आपकी निरीक्षण की विधि है। किसकी, निरीक्षण। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में कैसा वातावरण विद्यार्थी की निष्पत्तियों को उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करता है। निष्पत्ति का मतलब हो गया उपलब्धि। क्या हो गया, उपलब्धि। मतलब कक्षा कक्ष में जो है, कक्षा कक्ष की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें से जो है कैसा वातावरण विद्यार्थी की निष्पत्ति यानी कि उपलब्धि को उच्च जो है स्तर पर प्रोत्साहित करता है। तो एक तंत्रीय वातावरण बिल्कुल नहीं। अनुशासनात्मक निर्भर वातावरण बिल्कुल नहीं। अनुशासन नहीं होना चाहिए। हाँ, अनुशासन एक लिमिट तक होना चाहिए, लेकिन एक प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए जिसमें जो है बालक को बोलने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, समाजवादी वातावरण बिल्कुल नहीं। तो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, कक्षा व्यवहार के प्रवाह का अध्ययन किस पद्धति से किया जा सकता है। कक्षा व्यवहार के प्रवाह का अध्ययन किस पद्धति से जो है
किया जा सकता है? तो उत्तर जो है इसका होगा वर्ग पद्धति। और यह भी एक आपको अलग क्वेश्चन लगेगा कि कक्षा व्यवहार के प्रवाह का अध्ययन किस पद्धति से किया जा सकता है? तो कक्षा व्यवहार के प्रवाह का अध्ययन वर्ग पद्धति से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, समान कथन प्रणाली में किस पक्ष या स्तर की क्रियाओं के आदान प्रदान का निरीक्षण किया जाता है? नाम याद रख लेना, समान कथन प्रणाली। और इस ये पूछा है कि समान कथन प्रणाली में किस पक्ष या स्तर की क्रियाओं के आदान प्रदान का निरीक्षण किया जाता है? तो समान कथन प्रणाली में आपका ज्ञानात्मक पक्ष, कौन से पक्ष का? ज्ञानात्मक पक्ष के जो है क्रियाओं का आदान प्रदान का निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आलोचनात्मक चिंतन में पाया जाता है? आलोचनात्मक चिंतन की बात ऊपर कर चुके, तो आलोचनात्मक चिंतन में देखो, आलोचना के साथ चिंतन करना, ठीक है, अवधारणा के पक्ष विपक्ष पर विचार करना, बिल्कुल, वैज्ञानिकता का जो है समावेश, बिल्कुल, उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अकादमिक क्षेत्र, दूसरा कार्यस्थल और तीसरा दैनिक जीवन। उपयुक्त में से किसमें और किनमें आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग किया जाता है? तो देखो, आलोचनात्मक चिंतन का तीनों ही जगह अपन प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, ब्लूम के वर्गीकरण, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? तो ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, ठीक है, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण। विश्लेषण के बाद में क्या आता है? विश्लेषण के बाद में आता है संश्लेषण। क्या आता है? संश्लेषण। और संश्लेषण के बाद में क्या आता है आपका? मूल्यांकन। ये 6 चीजें आती है। तो अब आप खुद देखो, प्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है, अनुक्रिया नहीं आती। तो जो है कौन सा नहीं आता? क्या बोला कि उपयुक्त जो है उनमें से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो तीसरा नहीं आता। तो ये ऑप्शन हो गया। तो पहला, दूसरा, चौथा आता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? आलोचनात्मक चिंतन वह निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है, ये पूछा है। तो व्यक्तिवाद को या बहुलतावाद को? तो दोनों को ही देता है। ये नोट करने योग्य क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक चिंतन आपका व्यक्तिवाद यानी किसी व्यक्ति का वर्चस्व होता है और बहुलतावाद दोनों को ही बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकादमिक कार्य में आलोचनात्मक चिंतन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? जो अकादमिक या हम कह सकते हैं जो अपन जो शिक्षण कार्य करते हैं उसमें जो आलोचनात्मक चिंतन के बारे में कौन कौन से लाभ हैं वो आपको बताने हैं। तो दूसरे के तर्क तथा विश्वासों को समझने में, बिल्कुल, पक्ष विपक्ष दोनों को समझते हैं तो तर्कों को भी समझेंगे। दूसरे के तर्क तथा विश्वासों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में, बिल्कुल, और स्वतंत्र सोच विकसित करने में। तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल में आलोचनात्मक चिंतन निम्नलिखित में से किस रूप में सहायक है? तो कार्यस्थल में आलोचनात्मक चिंतन किस जो है रूप में सहायक है? तो कार्यस्थल पर निर्णय लेने में, पूर्वाग्रह मुक्त विचार में, समस्याओं के समाधान में, बिल्कुल, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। कार्यस्थल, मान लो जैसे मैं स्कूल में, अगर मेरे जो आलोचनात्मक चिंतन किस काम आएगा कि मेरे को कोई मैडम या प्रिंसिपल सर कोई काम बताते हैं और मैं उसका आलोचनात्मक चिंतन करता हूँ, उसके गुण दोष देखता हूँ, फिर उस काम को करने के लिए हाँ या ना बोलता हूँ, तो होता है आलोचनात्मक चिंतन का कार्य क्षेत्र में उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? यानी कि विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकास जो है हम कैसे कर सकते हैं? महिलाओं पर कार्य को दुगना बोझ, बिल्कुल नहीं। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले 2 उपाय लिखिए। तो 2 उपाय लिखने में 2 उपाय तो कोई भी लिख देगा, इसमें आलोचनात्मक चिंतन का तो कुछ है ही नहीं, रोल ही नहीं है, क्योंकि तो एक पक्ष को लिख रहा है। ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? और सभी संक्रामक रोग जो है जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तो अपन क्या बात कर चुके थे? आलोचनात्मक चिंतन में पक्ष और विपक्ष दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरकार की सिर्फ भूमिका के बारे में बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो, सत्य और असत्य दोनों प्रकार की बातें करनी है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए?
पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। मैं आपको बार बार बता चुका, साइकोलॉजी और जो शिक्षण विद्या उसमें केवल शब्द आ गया मतलब नेगेटिव गया। पाठ्यक्रम में जीवन के व्यवहारिक पक्षों को स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में मानवीय अनुभवों का समावेश होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम कठोर होना चाहिए। अब आपके जो है सामने उत्तर होना चाहिए कि जो है कौन से को जो है सॉरी शामिल नहीं करना चाहिए, वो है एक मिनट ठीक है, शामिल नहीं होना चाहिए तो नहीं में हो जाएगा। पाठ्यक्रम को कठोर नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम को क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीला। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा जो है मैंने ध्यान नहीं दिया। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण। नाम याद रख लेना, सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण। उपयुक्त में से कौन सा जो है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र में प्रयुक्त होता है? तो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण सूत्र है उनमें ये सभी के सभी प्रयोग होते हैं। सरल से जटिल भी, विशिष्ट से सामान्य भी और विश्लेषण से, देखो ये दो नंबर ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रयोग आधारित अधिगम में समावेशित किया जाता है? प्रयोग आधारित अधिगम में किसको समावेशित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक को उत्प्रेरक की तरह कार्य करना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि मोटिवेटेड करना चाहिए बच्चों को। फिर ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षण पाठ्यक्रम व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल। तो उत्तर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? आलोचनात्मक चिंतन वापस बता चुका, पक्ष विपक्ष दोनों का जो ध्यान रखते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि अपने मन से लिखो कोई चीज, तो वो आलोचनात्मक चिंतन को जो है क्या करेंगे, विकसित करेंगे। अन्वेषणात्मक यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप से, बिल्कुल। अभिसारी प्रश्न, बिल्कुल। अभिसारी मतलब अपने जो है दिमाग को खोलकर वाइड रेंज में सोच के लिखो, तो ये भी होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर मतलब जैसे अभ्यास वाले, उसमें आलोचनात्मक चिंतन का कोई रोल नहीं होता कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन नहीं होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, ये उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, वापस देखो इस क्वेश्चन को। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी यानी कि एक बीएड या बीएसटीसी का जो है स्टूडेंट है, वो इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, ये उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो ध्यान रखना, विश्लेषण में आता है। किस में आता है? विश्लेषण में आता है। तो उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें और बने रहें जीवा स्टडी के साथ। और बाकी कुछ अगर हम जो नए वाले टॉपिक है उनकी क्लासेस लाने की सोच रहे हैं तो देखते हैं, 1-2 दिन में हम विचार करते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।